नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पंचायतों के विषय में बात की थी। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम शहरी स्थानीय निकाय के बारे में बात करेंगे कि संविधान में इसका प्रावधान कहाँ किया गया है और किस तरीके के इनकी संरचना होती है। तो हम देखते हैं कि संविधान का जो भाग 9A है उसमें शहरी स्थानीय निकायों के विषय में बात की गई है। इसके तहत अनुच्छेद जो हैं हम देखते हैं 243P से लेकर के 243ZG तक का प्रावधान किया गया है। जो शहरी स्थानीय निकाय है उनके विषय में जो संविधान है वो भाग 9A के तहत प्रावधान करता है। इसमें कहा गया है कि जो 74वां संविधान संशोधन है वो शहरी स्थानीय निकायों के से संबंधित है। तो जो शहरी स्थानीय निकाय हैं उनको जो संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान में 74वां संविधान संशोधन किया गया था। इसी तरीके से कल हमने देखा था जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, उसने जो ग्राम पंचायतें हैं उनको संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया था। इसी वजह से जो संविधान का भाग 9A है, मतलब 74वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9A जोड़ा गया। अनुच्छेद 243P से लेकर ZG तक प्रावधान किया गया और जो 12वीं अनुसूची है उसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद कितने भाग 9A के तहत किया गया है। ठीक है, तो जो 74वां संविधान है वो किससे संविधान संशोधन हुआ था? वो हुआ था पंचायत जो शहरी स्थानीय निकाय है उनसे रिलेटेड है ये। फिर आगे हम देखते हैं जो 12वीं अनुसूची है उसमें कितने 18 विषय शामिल किए गए हैं। तो 12वीं अनुसूची है उसमें शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 विषय हैं जिन पर शहरी स्थानीय निकाय नीति बना सकते हैं, उनको लागू कर सकते हैं। उसके बाद ये भी कहा गया है कि भारत में कितने प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय हैं। तो भारत में 8 प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय हैं। इसमें पहला है नगर पालिका परिषद, दूसरा नगर निगम है, तीसरा अधिसूचित क्षेत्र समिति होती है, उसका चौथा है जो नगरीय क्षेत्र समिति, फिर छावनी यानी कि जो कंटोनमेंट बोर्ड होते हैं उनकी बात की गई, टाउनशिप एरिया जो होते हैं, बंदरगाह न्यास यानी कि जो पोर्ट्स वाले एरिया होते हैं वहाँ पर फिर विशेष उद्देश्य हेतु जो अभिकरण गठित किए जाते हैं। तो इस तरीके से 8 प्रकार के जो नगरीय प्रावधान है भारत में किए गए हैं कि मतलब 8 तरीके के नगर हैं जिनको हम नगर के रूप में शामिल करते हैं। इसमें फिर महानगर, नगर निगम, वो जिस तरीके से व्यवस्था है कहाँ कहाँ की गई है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो 74वां जो संविधान संशोधन है उसमें कहा गया अधिनियम द्वारा नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो हमने कहा कि 74वां संविधान संशोधन किया ही इसलिए गया था जो शहरी स्थानीय निकाय हैं उनको संवैधानिक दर्जा देने के लिए। और इससे 3 मंत्रालय संबंधित हैं। जो शहरी स्थानीय निकाय हैं इससे 3 मंत्रालय इसलिए संबंधित हैं क्योंकि जो कंटोनमेंट एरिया है वो रक्षा मंत्रालय के तहत आता है। इसी तरीके से गृह मंत्रालय के तहत जो इंडस्ट्रियल एरिया वाले हैं वो पोर्ट्स हो गया, इस तरीके के जो है। तो पहला है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय जो कि आम नगर निगम, नगर पालिका वगैरह जो वाला एरिया आता है वो। उसके बाद रक्षा मंत्रालय के तहत जो हम देखते हैं कंटोनमेंट एरिया। गृह मंत्रालय जो है ये शिपमेंट वगैरह वाले जो है टाउनशिप और इस तरीके की जो चीज़ें आती हैं वो इसके तहत आती हैं। तो इसमें हम ये भी देखते हैं कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, म्यूनसिपैलिटीज़ है, मतलब परिषदें जो होती हैं, कंटोनमेंट बोर्ड और जो पोर्ट्स ट्रस्ट वगैरह है ये सारे इसी के तहत आते हैं। जो हमारा शहरी स्थानीय निकाय हैं उनमें शामिल होते हैं। फिर जो भारत में हम देखते हैं सबसे पहले 1688 में भारत का पहला नगर निगम कहाँ? मद्रास में स्थापित हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आया है पहले कि भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? मद्रास में स्थापित हुआ था। 1726 ईस्वी में मुंबई और कोलकाता में नगर निगम स्थापित हुए हैं। तो जो कोलकाता का नगर निगम कब स्थापित हुआ? 1726 में, और मुंबई का भी। उसके बाद 1882 का जो लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव है उसको स्थानीय सुशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो पंचायतों के विकास के में भी रूप में हमने देखा था जो लॉर्ड रिपन है इनका जो प्रस्ताव था उसको लॉर्ड रिपन का भारत में स्थानीय संस्थाओं का जनक भी कहा जाता है। एक तरीके से भारत में स्थानीय संस्था पहले से भी चल रही थी लेकिन व्यवस्थित रूप में जो शुरू करने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। फिर माउंटबेटन जो है उनकी माउंटबेटन की जो रिपोर्ट, मतलब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाली जो रिपोर्ट 1919 में आई थी उसके तहत स्थानीय सुशासन को एक अंतरित विषय बनाया गया था। तो इसमें कहा गया था जो राज्यों को अधिकार जो दिया गया था वो 1919 के अधिनियम के तहत ही दिया गया था। ये यहाँ पर गलत लिखा है, माउंटेन करके दिया है। तो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट थी 1919 वाली उसके तहत इसमें स्थानीय संस्थाओं को, मतलब राज्यों के तहत इसको सम्मिलित कर दिया गया था। फिर 1992 में हम देखते हैं 74वां संविधान संशोधन जो किया गया था उसके क्या क्या प्रावधान है। तो अनुच्छेद 43 जो 243P है ये कहता है, परिभाषाएं देता है, जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनकी परिभाषा के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 243P के तहत जो स्थानीय संस्थाएं हैं, मतलब शहरी स्थानीय संस्थाएं, उनकी जो परिभाषा दी गई है। तो इसमें देखते हैं जो इसमें भी जो शहरी स्थानीय निकाय उनको भी तीन चरणों में बांटा गया है। जिस तरीके से हमने देखा था ग्राम सभा, फिर मध्य में क्षेत्र पंचायत थी, ऊपर से जिला परिषद या जिला पंचायत थी, उसी तरीके से हम देखते हैं सबसे नीचे जो होती है वो नगर पंचायत होती है,
इस तरीके से नगर पंचायत के ऊपर फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो नगर पालिका परिषद होती है, फिर नगर निगम जो होता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है, नगर निगम, ये सबसे ऊपर होता है। तो जो ग्राम स्तर पर देखे थे वही शहरी स्थानीय निकायों में भी देखने को मिलता है। फिर अनुच्छेद 243 क्यों कहता है कि नगर पालिकाओं का गठन किस तरीके से किया जाएगा। तो 3 तरीके की नगर पालिकाएँ हैं भारत में। एक है नगर पंचायत जो सबसे निचले स्तर पर होती है, किसी भी नाम से नगर पंचायत भी हो सकती है या अन्य राज्यों में और नाम, यूपी में देखते हैं तो नगर पंचायत के नाम से जानी जाती है। इसमें कहा गया है जो परिवर्तित क्षेत्र होता है, परिवर्तित क्षेत्र के लिए ऐसे क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित, मतलब संक्रमणशील क्षेत्र जो होते हैं, गांव से शहर बन रहे हैं, उन क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत का प्रावधान किया जाता है। फिर दूसरी है नगर पालिका परिषद। ये क्या है कि छोटे शहरी क्षेत्र के लिए, मतलब जिनकी जनसंख्या जो 10 लाख से कम होती है, उनके लिए नगर पालिका परिषद का गठन किया जाता है। उसके बाद फिर अगला है नगर निगम। तो नगर निगम जो होता है ये बड़े शहरों के लिए होता है। बड़े शहर मतलब कि जैसे हो गए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य, इस तरीके वाले जो बड़े बड़े शहर हैं जो 10 लाख की जनसंख्या से अधिक वाले हैं। यूपी में जैसे देखते हैं 7-10 लाख की जनसंख्या वाले नगर हैं, तो लखनऊ हो गया, इलाहाबाद हो गया, इस तरीके वाले, तो इनमें क्या है, नगर निगम की स्थापना की जाती है। तो नगर निगम बड़े शहरों में, नगर पालिका जो परिषद है वो छोटे शहरों या मध्यम शहरों में, और जो नगर पंचायत है वो जो गाँव से शहर की तरफ विकास हो रहा है जिन स्थानों का, उनको नगर पंचायत के रूप में जाना जाता है। फिर आगे जो प्रावधान कि ये कि राज्यपाल किसी क्षेत्र को निम्नलिखित कारकों के आधार पर संक्रमण क्षेत्र, लघु शहरी अथवा बृहद क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। संक्रमण क्षेत्र मतलब कि नगर पंचायत वाला क्षेत्र कौन सा होगा, उसके बाद लघु शहरी कौन सा, और बृहद क्षेत्र जो होगा वो किस आधार पर होंगे। तो कहा गया है कि उस क्षेत्र की जो जनसंख्या है कम से कम कितनी, 5000 होनी चाहिए। पहली जो कंडीशन दी गई है, कम से कम 5000 जनसंख्या होनी चाहिए। दूसरा है कि जनसंख्या का जो जनघनत्व है कम से कम कितना, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। मतलब एक प्रति वर्ग किलोमीटर पर कम से कम 400 जो व्यक्ति हैं रह रहे हों, ये चीज़ कही गई। फिर स्थानीय प्रशासन के लिए उपार्जित राजस्व, मतलब जो स्थानीय प्रशासन के लिए उनके पास आय का स्रोत होना चाहिए। फिर गैर कृषि कार्यों में रोजगार का प्रतिशत, यहाँ कहा गया है कि जो कृषि कार्य में, जैसे ग्रामीण जनसंख्या देखते हैं वो मैक्सिमम कृषि कार्य में लगी होती है, लेकिन जो शहरी जनसंख्या है वो क्या होता है कि उसमें देखते हैं कितना ज़्यादा कृषि कार्य से अलग जनसंख्या है जो शहरी वाली है, इस आधार पर। फिर कहा गया आर्थिक महत्व उसका कितना ज़्यादा है। फिर अन्य कारण जिसे राज्यपाल विचार करने योग्य माने, मतलब राज्यपाल अन्य कारणों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, ये चीज़ कही गई है। फिर आगे देखते हैं जो मतलब नगरीय क्षेत्र हैं, नगरीय क्षेत्रों की शर्तें क्या होती है, मतलब किसी क्षेत्र को अगर नगर घोषित किया जाएगा तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो पहला कहा गया कि कम से कम जनसंख्या कितनी, 5000 होनी चाहिए। फिर दूसरा कहा गया जनघनत्व कम से कम कितना, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि जो पहले वाला था उसके हिसाब से ही। फिर इसमें कहा गया इसमें पुरुष जो रोजगार है, यानी कि जो मेन मतलब मेल है, उनका जो रोजगार का प्रतिशत है कितने, तो 75% जो पुरुष हैं गैर कृषि कार्यों में संलग्न होने चाहिए। मतलब ये है कि जो पुरुष कामगार पुरुष हैं उनका 75% जो है गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, चाहे प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे टर्सरी सेक्टर हो, या फिर जो अदर सेक्टर है उसमें लगा हो, गैर कृषि कार्यों में लगा होना चाहिए। तो इस आधार पर हम नगरीय क्षेत्र की कंडीशन देखते हैं। तो ये पूछी भी गई हैं और इनको मेंस में भी लिखने में भी काम आता है। फिर अगले देखते हैं कि अनुच्छेद 243R जो है वो कहता है नगर पालिका की संरचना क्या होगी। तो नगर पालिका की कहा गया कि नगर पालिका के सभी सदस्य सीधे नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने जाएंगे। तो जो सदस्य होते हैं, जितने भी नगर पालिका के सदस्य होते हैं, वो क्या है कि सीधे लोगों द्वारा चुने जाएंगे। इसके लिए प्रत्येक नगर पालिका को वार्ड में बांटा गया है। तो हम देखते हैं वार्ड मेंबर का भी चुनाव होता है, तो वही होते हैं कि हर वार्ड से एक मेंबर चुन करके जाता है। राज्य विधानमंडल नगर पालिका के अध्यक्ष के निर्वाचन का तरीका प्रदान कर सकता है। यह नगर पालिका में निम्न व्यक्तियों के लिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करता है। तो हम देखते हैं जो सदस्यों का चुनाव होता है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और जो नगर पालिका के जो अध्यक्ष होते हैं वो राज्य ने डिसाइड करता है। किसी राज्य में प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, किसी राज्य में अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। मतलब जो वार्ड मेंबर होते हैं उन्हीं में से वोट देते हैं, और फिर उसके बाद में जो नगर पालिका अध्यक्ष होते हैं वो चुने जाते हैं। इसमें आगे कहा गया कि किन किन व्यक्तियों को नगर पालिका में शामिल किया जाएगा। तो इसमें कहा गया ऐसे व्यक्ति जिसे नगर पालिका के प्रशासन का विशेष ज्ञान हो, लेकिन उसे नगर पालिका की जो सभा होगी उसमें वोट देने का अधिकार नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्तियों को भी शामिल किया जा सकता है जिन्हें नगर पालिका से रिलेटेड जो जानकारी है, अच्छी खासी जानकारी हो, उनको भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन उन्हें जो मतलब बैठकें होंगी नगर पालिका की, उसमें क्या होगा, उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। फिर कहा गया जो उस नगर पालिका क्षेत्र में सांसद व विधायक जो नगर पालिका में पूर्णतः या अंशतः शामिल हो, मतलब नगर पालिका क्षेत्र में जो विधायक या सांसद जिन आ रहे हैं वो क्या है, वो भी शामिल किए जाएंगे। ठीक है। फिर राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य जो नगर पालिका क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो। तो सांसद या विधायक मतलब हो गए जो MP लोकसभा वाले हैं, और जो विधानसभा वाले हैं वो तो हो गए
कि इनको शामिल किया जाएगा पूर्णतः अंशतः, क्योंकि उनका विधानसभा क्षेत्र होता है। अगर उसी क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र या फिर सांसदीय क्षेत्र जो आ रहा है उस आधार पर उनको शामिल किया जाएगा। लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो राज्य के उस राज्य से मतलब राज्यसभा में जाते हैं, ना कि किसी क्षेत्र से जाते हैं। राज्य इसी तरीके से विधानसभा के विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो प्रतिनिधित्व करते हैं राज्य में अलग अलग तरीके से। तो कहा गया कि इनको जो क्या होगा, इनको तब शामिल किया जाएगा जो नगर पालिका क्षेत्र में मतदाता के मतलब जिस नगर पालिका में वो मतदाता के रूप में वहाँ की नगर पालिका में उनको एक सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। फिर कहा गया जो समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, वार्ड समितियों के अतिरिक्त होंगे। तो समिति के अन्य अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, जो वार्ड समिति हैं उनके अतिरिक्त अन्य सदस्यों को भी शामिल किया जा सकता है। इस तरीके से देखा गया है। फिर अगला है अनुच्छेद 243 जो एस है वो प्रावधान करता है कि वार्ड समितियों इत्यादि का गठन और संरचना कैसे होगी। तो जो वार्ड समितियाँ होती हैं उनका गठन और संरचना किस तरीके से होगी। तो वार्ड समिति क्या होता है, 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका के क्षेत्र के तहत एक या अधिक वार्ड को मिलाकर वार्ड समिति बनती है। मतलब यह है कि जहाँ जिस नगर पालिका परिषद में 3 लाख या इससे अधिक जनसंख्या है तो वहाँ क्या है कि जो वार्ड होते हैं उनको मिलाकर के एक वार्ड समिति बनती है, उसी को वार्ड समिति कहा जाता है। अन्य वार्ड समितियाँ क्या होती हैं, तो वार्ड समितियों के अतिरिक्त राज्य विधायिका अन्य समितियों के लिए प्रावधान कर सकती है। ऐसी समितियों के अध्यक्ष नगर पालिका के सदस्य हो सकते हैं। तो नगर पालिका के जो सदस्य होते हैं यानी कि वार्ड मेंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इन समितियों के सदस्य बन सकते हैं। इस तरीके से तो एक तो वार्ड समितियाँ हो गई जो वार्डों से मिलकर सभी वार्डों से मिलकर के बनती हैं। उसके बाद अन्य जो समितियाँ होती हैं उसमें वार्ड मेंबर जो होते हैं वही सदस्य बनते हैं यानी कि अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है। फिर अनुच्छेद 243 देख रहे हैं तो उसमें कहता है जो सीटों का आरक्षण होगा। तो हमने जब 243 पढ़ा था उसमें कहा था सीटों का आरक्षण है, उसी तरीके से 243 का टी जो है वो भी सीटों के आरक्षण के बारे में बात करता है। तो इसमें कहा गया यह अधिनियम SC ST को उनकी जनसंख्या और कुल नगर पालिका क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक स्तर पर आरक्षण का प्रदान करता है। जैसे ग्राम पंचायत में स्तर का आरक्षण का प्रावधान किया गया था उसी तरीके से हम देखते हैं जो नगरीय क्षेत्र हैं उसमें भी SC ST को उनकी जनसंख्या और उस नगर क्षेत्र में जो कुल जनसंख्या है उसके अनुपात के आधार पर उनको आरक्षण दिया जाता है। इसके साथ 1/3 सीटों पर महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाता है। तो 1/3 सीटों पर महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया जाता है, मिनिमम है। इसमें SC ST की महिलाएं भी शामिल होती हैं और किसी जगह इसमें क्या है कि 50% तक आरक्षण होता है, लेकिन मिनिमम 30% आरक्षण तो देना ही देना, ये संवैधानिक प्रावधान है इस वजह से। फिर अनुच्छेद 243U जो है ये प्रावधान करता है कि कार्यकाल कितना होगा जो नगर पालिका बनेगी। तो कहा गया है कि प्रत्येक नगर पालिका की कार्यकाल अवधि जो होगी कितने 5 वर्ष होगी, मतलब सामान्यतः जो अवधि होगी कितने 5 वर्ष होगी। यद्यपि 5 वर्ष से पूर्व भी कार्यकाल है वो समाप्त हो सकता है। किन किन कंडीशन में, इसकी 5 वर्ष की अवधि जो है समाप्त होने से पूर्व, मतलब इसकी जो 5 वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी हो। दूसरा है विघटन होने की दशा में, इसे विघटन होने की तिथि से 6 महीने की अवधि तक। इसमें कहा गया कि अगर इसका विघटन हो जाता है तो विघटन हमेशा याद रखा जाएगा। अगर नया चुनाव होने वाला है उसके 6 महीने के मतलब नया चुनाव और विघटन के बीच अगर 6 महीने का टाइम है तो विघटन नहीं होगा। तो इसमें कहा गया कि अगर 6 महीने से ज़्यादा समय बच रहा है तो इसका विघटन कराया जा सकता है। इस तरीके का प्रावधान किया गया है। फिर अगला जो प्रावधान है अनुच्छेद 243V के तहत किया गया है। इसमें कहा गया है जो सदस्य हैं उनकी अयोग्यता या निर्भरताएँ किन किन के आधारों पर होंगी। तो इसमें कहा गया निम्न स्थितियों में निर्भर घोषित किए जा सकते हैं। पहला है संबंधित राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के प्रयोजन हेतु प्रचलित किसी विधि के अंतर्गत। मतलब यह है कि राज्य में जो विधानमंडल है उसके निर्वाचन के प्रयोजन हेतु किसी प्रचलित विधि के अंतर्गत, मतलब राज्य में कोई व्यवस्था ऐसी लागू हो और उसका अनुपालन ना कर रहे हो उस आधार पर भी उनको निर्भर घोषित किया जा सकता है। फिर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अंतर्गत राज्य विधानमंडल किसी विधि बना सकता है। फिर भी किसी व्यक्ति को 21 वर्ष की उम्र के बाद निर्भर घोषित नहीं किया जाएगा। अगर व्यक्ति, इसमें कहा गया कि 18 वर्ष की एज जो है क्या है वोट देने की, लेकिन जो इसमें 21 साल है खड़े, मतलब किसी को सदस्य के रूप में खड़े होने के लिए जो एज है वो कितनी 21 साल है। तो कहा गया अगर 21 साल का हो जाता है तो उस आधार पर उसको एज के हिसाब से हटाया नहीं जाएगा, ये चीज़ कही गई यहाँ पर। फिर अगला है अनुच्छेद 243W जो है ये प्रावधान करता है कि इनकी शक्तियाँ, प्राधिकार एवं दायित्व क्या क्या होंगे। जो नगरीय स्थानीय निकाय हैं उनके शक्तियाँ, प्राधिकार एवं दायित्व क्या क्या होंगे। तो इसमें कहा गया है जो स्वायत्त सरकारी संस्था के रूप में कार्य करने के लिए राज्य विधानमंडल निम्न शक्तियाँ एवं दायित्व दे सकता है। तो इसमें राज्य विधानमंडल जो उसको अधिकार दिया गया है कि वो चाहे तो जो शहरी स्थानीय निकाय हैं उनको शक्तियाँ, अधिकार एवं दायित्व क्या क्या देगा वो राज्य विधानमंडल जो होगा वो डिसाइड करेगा। तो हम देखते हैं कि राज्य विधानमंडल ने कौन कौन सी शक्तियाँ दी इनको। आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को तैयार करना,
तो आर्थिक विकास और जो सामाजिक जो न्याय है उसके कार्यक्रमों को तैयार करने का अधिकार किसको, नगरीय जो संस्थान है उन्हीं को दिया गया है। फिर नगर निगम को 12वीं अनुसूची के तहत कितने 18 विषय सौंपे गए हैं। कौन कौन से हैं तो इसमें कुछ देखते हैं। जैसे नगर नियोजन वाला जो काम है इनको दिया गया है। जो नगर क्षेत्र में भूमि उपयोग वाला एवं भवन निर्माण का काम है वो भी नगर निगम के तहत आता है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए जो कार्यक्रम चलते हैं नगरीय क्षेत्रों में वो भी। फिर लोक स्वास्थ्य हो गया, ये भी इन्हीं के तहत आता है। स्वच्छता जो है नगरीय क्षेत्र में वो रखने का दायित्व किसको है, जो नगरीय स्थानीय संस्थान है उनको दिया गया है। फिर अगला है अग्निशमन सेवाएं जो होती हैं वो भी चलाने का काम किसको दिया गया है, इन्हीं को दिया गया है। फिर नगर वानिकी मतलब नगरीय क्षेत्र में वनों का बढ़ावा देने के लिए, कमज़ोर वर्गों के हितों का संरक्षण करने के लिए, फिर नगरीय निर्धनता उन्मूलन के जो कार्यक्रम होते हैं वो चलाने का कार्यक्रम जो दायित्व है इनको दिया गया है, नगरीय स्थानीय संस्थाओं को दिया गया है। फिर गंदी बस्ती सुधार यानी कि जहाँ झुग्गी झोपड़ी देखते हैं वहाँ सुधार का कार्यक्रम, पार्क उद्यान होते हैं उनके देख रेख रख रखाव जो चीज़ होती है उनका कार्य। फिर सांस्कृतिक और जो शैक्षणिक कार्य हैं इनका जो करने का दायित्व किसका होता है, नगर निगम का ही होता है। फिर हम देखते हैं नगरों में सौदा की व्यवस्था, काजी हाउस की व्यवस्था, जन्म व मृत्यु से संबंधित जो कार्य हैं वो कार्य किसको दिए गए हैं, जो नगरीय स्थानीय संस्थाएं हैं वो सारे कार्य करते हैं। तो जब भी कोई संस्था होती है, इंस्टीट्यूशन होता है तो उसको कुछ दायित्व दिए जाते हैं, कुछ अधिकार दिए जाते हैं, कुछ शक्तियाँ भी दी जाती हैं जिससे वो अपने कार्यों का निर्वहन कर सकें सही ढंग से। और इन सब कार्यों के लिए क्या होता है कि अनुच्छेद 243 का एक्स है वो कहता है करारोपण की शक्तियाँ तथा निधि, मतलब दायित्व अधिकार और जो शक्तियाँ हैं वो लागू कैसे होंगी जब तक आपके पास इन हैंड कैश नहीं होगा। तो कैश के लिए कहा गया है कि जो फंड है, फंड की व्यवस्था करने के लिए भी प्रावधान किया जाता है, कहाँ कहाँ कर लगा सकती है और कौन कौन से फंड जो होंगे उनमें इनसे पैसा आएगा। तो इसमें कहा गया राज्य विधायिका जो है नगर पालिका को वसूली, उपयुक्त कर निर्धारण मतलब उपयुक्त तरीके से कर निर्धारण करने का, चुंगी कर जो लगाए जाते हैं, यात्री कर जो लगाए जाते हैं, इनका अधिकार दे सकती है। राज्य की संचित निधि से नगर पालिकाओं को सहायता के रूप में अनुदान प्रदान करना, तो राज्य की जो संचित निधि है उससे भी नगर पालिका जो है उनको भी क्या होता है, अनुदान दिया जाता है राज्य विधानमंडल द्वारा। इस तरीके से हम देखते हैं कि इनको जो फंड है यहाँ से मिलता है। फिर अनुच्छेद 243 जो है वाई ये क्या प्रावधान करता है कि वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो अनुच्छेद 243 आई जो है वो भी वित्त आयोग का प्रावधान करता है और आई जो है और वाई दोनों ही वित्त आयोग का प्रावधान करते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि राज्य वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष पर क्या है, नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करेगा और राज्यपाल को निम्न सिफारिशें देगा। तो राज्य जो वित्त आयोग है ये 2 काम करता है, एक तो शहरी स्थानीय संस्था जो भी हैं इसमें नगरीय शहरी स्थानीय संस्था और जो ग्रामीण शहरी स्थानीय संस्था हैं दोनों की क्या करता है, वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। प्रत्येक 5 वर्ष पर इसका गठन होता है और राज्यपाल को ये अपनी रिपोर्ट देता है। फिर इसमें कहा गया कि राज्य और नगर पालिकाओं में राज्य सरकार द्वारा एकत्र किए गए कुल करों का सभी स्तरों पर बंटवारा, सभी स्तरों मतलब जो जितने तीनों स्तर हैं नगरीय क्षेत्र के, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, तीनों स्तरों पर क्या करेगा, बंटवारा करेगा जो राज्य द्वारा नगर पालिकाओं द्वारा एकत्र किए गए कर हैं। ठीक है। फिर एक कर जो इकट्ठा किए जाते हैं, चुंगी हो गए, पथ कर हो गए और शुल्कों का निर्धारण जो नगर पालिकाओं को सौंपे जा सकते हैं। तो नगर पालिका को जो सौंपे जाने वाले कर हैं जिनको नगर पालिका वसूल सकती है तो उनका भी निर्धारण कौन करता है, यही राज्य का वित्त आयोग जो है वो करता है। फिर राज्य की जो संचित निधि से नगर पालिकाओं को दिए जाने वाले जो सहायता अनुदान है उनकी सिफारिश कौन करता है, तो राज्य जो सहायता अनुदान देता भी है नगर निगम को, नगर निगम जो नगरीय स्थानीय संस्थान है तो उनको किसके आधार पर देता है, जो राज्य वित्त आयोग है वो जो सिफारिश करता है उसी की सिफारिश के आधार पर ये जो स्थानीय निकाय हैं, शहरी स्थानीय निकाय, उनको फंड प्रदान करता है अनुदान के रूप में। फिर अगला कहा गया जो केंद्रीय वित्त आयोग है अनुच्छेद 280 वाला, वो क्या करता है, वो भी नगर पालिकाओं के लिए धन दे सकता है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी सरकारी जो केंद्रीय योजनाएं होती हैं उनके तहत इनको धन मिलता है और बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं जो केंद्र राज्य दोनों चलाते हैं तो उसमें उनमें धन का बंटवारा करने की जिम्मेदारी जो भारतीय वित्त आयोग है वो करता है। तो उनके आधार पर क्या है कि वो भी धन प्रदान कर सकता है इनको। फिर अनुच्छेद 243 जेड देख रहे हैं तो जेड में जो प्रावधान किया गया कि लेखांकेक्षण, जिस तरीके से जो मतलब ग्राम पंचायतें थी, पंचायतों का लेखांकेक्षण होता था उसी तरीके से इनका भी होता है। इसमें कौन सा ये 243 जेड जो है ये आर्टिकल की बात करता है। फिर अनुच्छेद 243 जेड ए जो है ये कहता है नगर पालिकाओं का चुनाव किस तरीके से होगा। तो हमने उसमें भी देखा था जो ग्राम पंचायतें थे उनमें भी जो स्थानीय स्वशासन थे उनके चुनाव की बात की गई थी। यहाँ भी इनके चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी जाती है। तो निर्वाचन प्रक्रियाओं की देखरेख, निर्देशन एवं नियंत्रण और नगर पालिकाओं के सभी चुनाव का प्रबंधन राज्य चुनाव आयोग करेगा। तो ये जो राज्य चुनाव आयोग गठित होता है ये
पंचायतों के चुनाव की और जो शहरी स्थानीय निकाय हैं उनके चुनाव की जिम्मेदारी किस पर, जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है उस पर दी गई है। फिर कहा गया नगर पालिकाओं के चुनाव संबंधित सभी मामलों पर राज्य विधानमंडल उपबंध बना सकेगा। मतलब राज्य विधानमंडल है, जो शहरी स्थानीय निकाय या ग्रामीण स्थानीय निकाय हैं उनके चुनाव से संबंधित जो भी उपबंध होंगे वो कौन करेगा, राज्य का विधानमंडल करेगा। फिर अनुच्छेद 243 जेड बी जो है ये कहता है संघ शासित प्रदेशों में जो शहरी स्थानीय निकाय वो किस तरीके से लागू होंगे। तो इसमें व्यवस्था की गई कि इस भाग के प्रावधान संघीय क्षेत्रों पर लागू होते हैं किंतु राष्ट्रपति निर्देशित कर सकते हैं। मतलब शहरी स्थानीय निकाय के जो प्रावधान है वो केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति निर्देशित कर सकते हैं कि यह प्रावधान ऐसे अपवादों तथा संशोधनों के साथ भी संघीय क्षेत्रों पर लागू किए जाएंगे। मतलब है कि संघीय क्षेत्रों पर प्रावधान तो लागू होंगे, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो कुछ प्रावधान कम कर सकते हैं या कुछ ज़्यादा कर सकते हैं, वो राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे। ये चीज़ कही गई है यहाँ पर। फिर अगला जो है अनुच्छेद 243 जेड सी जो है ये कहता है कि कुछ जो स्थान है इनको छूट प्राप्त है। कौन कौन से, तो यह राज्यों की अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। तो ऐसे स्थान जो अनुसूचित जाति व जनजाति के क्षेत्र हैं वहाँ पर इनके कुछ प्रावधान है लागू नहीं किए जाते हैं, अनुच्छेद जेड सी जो कहता है 243 का। फिर अनुच्छेद 243 का जेड डी जो है ये कहता है जिला योजना समिति। जिस तरीके से हमने देखा था पंचायत में जिला योजना समिति बनती थी, वैसे ही यहाँ पर भी एक जिला योजना समिति बनती है। तो प्रत्येक राज्य जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन करेगा जो जिले की पंचायत एवं नगर पालिकाओं द्वारा तैयार योजना को संगठित करेगी। तो ग्रामीण स्तर पर और जो नगरीय स्तर पर है जिला योजना समिति काम क्या करती है, जो उनकी योजनाएं होती हैं उनको संगठित करने का काम करती है। इस तरीके से हम देखते हैं इसका जो प्रावधान किया गया है कि योजनाओं को कैसे व्यवस्थित रूप से सुचारू रूप से संचालित किया जाए, उसके लिए काम कौन करता है, तो जिला योजना जो समिति होती है ये काम करती है। फिर कहा गया है जो जिला योजना समिति होगी उसके 4/5 भाग सदस्य जो होंगे जिला पंचायत और नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों द्वारा स्वयं में से चुने जाएंगे। तो जो जिला पंचायत यानी कि जो ग्रामीण स्तर की संस्था थी, पंचायती राज प्रणाली वाला जो ऊपरी हिस्सा था उसके, और जो नगर पालिका वाला जो हिस्सा है उसके सदस्यों द्वारा जो निर्वाचित सदस्य हैं उनमें से चुने जाएंगे। कितने, 4/5 भाग। ठीक है। फिर कहा गया कि इस समिति के इन सदस्यों की संख्या जिले की ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए। मतलब उस राज्य जिले में ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या जिस हिसाब से उसी आधार पर ये जो सदस्य चुन करके आएंगे उनका अनुपात उसी जनसंख्या के आधार पर रखा जाएगा। ये चीज़ कही गई। ठीक है। मान लो किसी जिले में 100 जनसंख्या है, 50 गांव में रहते हैं, 50 शहरों में रहते हैं, तो वहाँ से जो सदस्य चुनकर आएंगे वो 50-50 रहेंगे, लेकिन जहाँ 60-40 का होगा उसी हिसाब से अनुपात लगाया जाएगा। फिर अगला कहा गया है जो अनुच्छेद 243 जेड ई है ये प्रावधान करता है कि महानगर योजना समिति, तो ये जिला योजना समिति थी, अब महानगर योजना समिति क्या होगी, तो प्रत्येक महानगर क्षेत्र में विकास योजना को प्रारूप तैयार करने हेतु एक महानगर योजना समिति होगी। देखो जिला योजना समिति हर जिले में होगी, क्योंकि जिला तो जैसे यूपी में 75 जिले, तो 75 जिलों में जिला योजना समिति होगी। लेकिन यूपी में महानगर अगर देखें तो 7 ही महानगर हैं, तो 7 महानगरों में जो महानगर से योजना समिति होगी वो महानगरों के विकास को ध्यान में रख करके बनाई जाएगी। ये चीज़ कही गई है। अगला है राज्य विधानमंडल उनके लिए निम्न नियम बनाते हैं। तो क्या नियम बनाते हैं कि महानगरीय योजना समिति के 2/3 जो सदस्य होंगे महानगर क्षेत्र में नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों एवं पंचायत के सदस्यों द्वारा स्वयं में से चुने जाएंगे। तो जो महानगर पालिका मतलब जो महानगर योजना समिति होगी इसके 2/3 जो सदस्य हैं, यानी कि एक तरीके से देखें तो 75% जो सदस्य हैं ये कहाँ से, जो महानगर क्षेत्र में नगर पालिका के निर्वाचित जो सदस्य हैं और जो पंचायत रहेगी जो जिला पंचायत है उसके सदस्यों में से चुने जाएंगे। ठीक है। फिर अगला कहा गया है सदस्यों की जो संख्या है उस क्षेत्र में नगर पालिका एवं पंचायत की जनसंख्या के अनुपात में समानुपाती होनी चाहिए। मतलब जैसे अभी जो जिला योजना समिति में थी उसी तरीके से महानगर योजना समिति में जो सदस्यों की संख्या है वो अनुपात में रखी जाएगी। ग्रामीण अनुपात है या शहरी अनुपात ज़्यादा है उस आधार पर इनको संख्या का आवंटन किया जाएगा। फिर जो अगला प्रावधान किया गया है अनुच्छेद जेड एफ कहता है, यानी कि 243 का जेड एफ कहता है कि वर्तमान जो विधियाँ हैं एवं नगर पालिकाओं की निरंतरता है। मतलब वर्तमान जो जब 1993 में ये कानून बना उससे पहले के कहा गया कि 1 जून 1993 से पहले राज्यों में पहले के कानून लागू होंगे जब तक कि नए कानून लागू नहीं हो जाते। मतलब जब तक कि नए कानून बनकर के लागू नहीं हो जाते तब तक जो पुराने कानून है वही चालू रहेंगे। ये चीज़ कही गई है। फिर जो अगला प्रावधान है वो अनुच्छेद 243 जेड जी जो है ये कहता है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई। तो पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था कि जब चुनाव होते हैं तो उसमें न्यायालयीय हस्तक्षेप पर रोक इसलिए लगाई जाती है कि चुनाव को सुचारू रूप से और जल्दी से तीव्र तरीके से चलाया जा सके, क्योंकि उसमें निर्वाचन आयोग को भरसक प्रयास करता है कि निर्वाचन को बहुत बेहतर तरीके से चलाया जा सके। भारत में निर्वाचन व्यवस्था सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि
जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या अदर विश्व के जो है देश हैं वो देखने आते हैं कि भारत में निर्वाचन कैसे होता है। तो महानगरीय चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है। किसके? तो जो न्यायालय है उसके हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है। अब इसमें कहा गया है जो शहरी शासन है उसके प्रकार किसने करी, मतलब 8 प्रकार हैं, तो उसमें कौन कौन से जो आते हैं। तो पहला है नगर निगम। नगर निगम के बारे में बात की गई कि जो नगर निगम का निर्माण बड़े शहरों जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आदि के लिए किया जाता है। हमने बताया था जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं उनको मेट्रोपॉलिटन या महानगर कहा जाता है। तो नगर निगम जो है वही स्थापित किए जाते हैं। राज्यों में राज्य विधानमंडल तथा संघ शासित क्षेत्र के लिए संसद नियम बना सकती है। मतलब जो महानगर होंगे वहाँ क्या राज्यों में राज्य विधानमंडल बनाएगा, और जो संघ शासित प्रदेश है जैसे दिल्ली है तो वहाँ के लिए नियम कौन बनाएगा? जो संसद है वहाँ बनाएगी, जो एक समान या अलग अलग हो सकते हैं। नगर निगम में परिषद, स्थायी समिति तथा आयुक्त आते हैं। तो नगर निगम में कौन कौन? नगर निगम जो होती है जो सदस्य चुनकर जाते हैं, में परिषद यह होती है नगर निगम की, फिर स्थायी समिति बनाई जाती है और आयुक्त होते हैं। तो इसमें जो परिषद होती है नगर निगम की विचारात्मक एवं विधायी शाखा है। विधायी शाखा मतलब जो सारे नियम कानून जो पास हो गए इस परिषद के माध्यम से ही पास किए जाएंगे, और जो इसका मुख्य होगा कौन होगा? महापौर या मेयर, कहीं कहीं दोनों जो नाम जो रहता है वो बदला रहता है, ये चीज़ है। तो महापौर जो होता है वो परिषद का अध्यक्ष होता है। फिर स्थायी जो समिति होती है परिषद के कार्य को सुगम बनाने के लिए होती है, जबकि जो आयुक्त होता है वो आईएएस समूह से होता है। मतलब कोई आईएएस अधिकारी जो होता है उसी को आयुक्त बना दिया जाता है। महानगर जो आयुक्त होते हैं वो आईएएस अधिकारी होते हैं। जो नगर पालिका का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, तो ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। अध्यक्ष जो होता है मेयर होता है, और जो परिषद स्थायी समिति बनती है वो पार्षदों से मिलकर के बनती है। इस तरीके से हम देखते हैं। फिर अगला कहा गया जो नगर पालिका परिषद है, मतलब जो छोटे शहरों के लिए बनाई गई थी। तो नगर पालिका जो परिषद है कस्बों और छोटे शहरों के प्रशासन के लिए स्थापित की जाती है। फिर इसमें भी नगर निगम की तरह ही क्या होता है? तो परिषद होती है, स्थायी समिति होती है तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। तो देखो नगर निगम और नगर पालिका की जो संरचनात्मक इकाई है वो एक जैसी है, बस फ़र्क ये है कि जनसंख्या के आधार पर जो छोटे शहर हैं वहाँ नगर पालिका होती है, जो नगर निगम है वो बड़े शहरों के लिए होता है। बस ये चीज़ कही गई है। तो नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष कौन? नगर प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी दैनिक प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। तो जो डेली रूटीन के कार्यक्रम होते हैं उनकी जिम्मेदारी नगर जो आयुक्त होता है उस पर होती है, और जो नगर पालिका जो अध्यक्ष होता है वो 19 सदस्यों वार्ड जो मेंबर होते हैं उन्हीं से चुन करके बनाया जाता है। फिर अगला कहा गया जो तीसरे नंबर का अधिसूचित क्षेत्र जो होता है, जो अधिसूचित क्षेत्र समिति है ये क्या है? तो अधिसूचित क्षेत्र समिति का गठन 2 प्रकार के प्रशासन के लिए किया जाता है। कौन कौन सा? तो पहला कहा गया जो औद्योगिकरण के कारण विकासशील कस्बा, मतलब जो औद्योगिकरण के कारण कस्बा विकसित हुआ है। जैसे हम देखते हैं बहुत कोई इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ आसपास उसके लोग रह रहे हैं तो वहाँ कस्बा की डेवलप हो गया। दूसरा कहा गया वह कस्बा जिसने अभी तक नगर पालिका के गठन का आवश्यक शर्तें नहीं पूरी की। मतलब ऐसे क्षेत्र जो शहर के रूप में तो विकसित हो गए, लेकिन आवश्यक जो शर्तें होती हैं नगर पालिका वाली वो भी पूरी नहीं कर पाए, कि मतलब 5000 जनसंख्या हो, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, और जो शहरी मतलब पुरुष आबादी है उसका 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। तो वो वाली जो शर्त है वो कंडीशन पूरी नहीं कर पाए। इस वजह से क्या है? तो ये अधिसूचित क्षेत्र समिति के तहत आते हैं। यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचित क्षेत्र होता है। यह राज्य नगर पालिका अधिनियम के ढांचे के अंतर्गत कार्य करता है। तो मतलब नियम कानून सब लगभग वही लागू होते हैं, लेकिन इसको कहा जाता है क्या है कि नोटिफाइड जो एरिया समिति है उसको ये उसमें शामिल होता है। इसकी शक्तियाँ एवं कार्य नगर पालिका के समान होते हैं, लेकिन इसके अध्यक्ष व सदस्य जो होते हैं मनोनीत होते हैं। मतलब यहाँ अभी चुनाव नहीं कराया जाता जिस तरीके से नगर पालिका में चुनाव होता है। फिर अतः ना तो यह निर्वाचित इकाई है और ना ही सांविधिक निकाय है। मतलब यह ना ही मतलब कि इसको कानून बना करके नहीं बनाया गया, ये है कि वो शहरी स्थान बन गया है, इस वजह से उसको शहरी जो संरचनाएं हैं, शहरी आधारभूत संरचनाएं हैं उसके तहत इसको गवर्न किया जाता है। ये चीज़ कही गई यहाँ पर। अगला जो चार नंबर का है ये है नगरीय क्षेत्र समिति होती है। तो नगर क्षेत्र समिति में क्या है कि यह छोटे कस्बों में प्रशासन के लिए गठित की जाती है। यह एक उपनगर पालिका आधिकारिक इकाई होती है, मतलब उपनगर पालिका की तरीके से होती है। मतलब नगर पालिका वाली सारी व्यवस्थाएं होती है लेकिन ये छोटे स्तर पर होती है। यह राज्य विधानमंडल के एक अलग अधिनियम द्वारा गठित किया जाता है। इसमें अंशतः या पूर्णतः राज्य द्वारा निर्वाचित या नामित किया जाता है। जो इसके सदस्य या मतलब अध्यक्ष होंगे तो इसमें क्या है अंशतः मतलब कुछ का हो सकता है निर्वाचन हो, कुछ का क्या होगा राज्य विधानमंडल है नामित कर देता है। इस तरीके से प्रावधान किया गया है। फिर जो 5वें नंबर की है छावनी परिषद है, इसको कंटोनमेंट बोर्ड कहते हैं। सिविल जनसंख्या के प्रशासन के लिए छावनी परिषद की स्थापना की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा 2006 के छावनी अधिनियम के उपबंधों के तहत गठित होती है। तो इसमें कहा गया देखो कंटोनमेंट एरिया देखते हैं हम मैक्सिमम जिलों में कंटोनमेंट एरिया होता है, मतलब जो मिलिट्री एरिया होता है उसको कंटोनमेंट एरिया कहते हैं। वहाँ क्या होता है आर्मी तो रहती ही रहती है, आर्मी के अधिकारी कर्मचारी जो रहते हैं वो रहते साथ साथ में कुछ सिविल जनता भी रहती है। मतलब उस एरिया में जो ऐसी जनसंख्या है जो मतलब जिनका मिलिट्री या आर्मी
आर्मी से रिलेशन नहीं है, तो वो लोग भी रहते। तो कहा गया कि उनके प्रशासन और जो वहाँ के क्षेत्र के प्रशासन के लिए क्या किया जाता है, कैंटोनमेंट एरिया गठित कर दिया जाता है। और इसका प्रावधान 2006 में छावनी अधिनियम के उपबंधों के तहत किया गया है। यह क्या है, रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। छावनी बोर्ड को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, मतलब छावनी भी 4 श्रेणियों में बटी है और ये रक्षा मंत्रालय के जो प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है। फिर कहा गया इसके जो सदस्य होते हैं आंशिक रूप से निर्वाचित होते हैं या नामित होते हैं। निर्वाचित सदस्य 3 वर्ष के लिए तथा नामित जो सदस्य होते हैं वो लंबे समय तक कार्य करते हैं। तो इसमें भी कहा गया है कि जो कुछ सदस्य होंगे निर्वाचित होंगे, कुछ सदस्य जो है मिलिट्री से जो आर्मी वाले एरिया से आएंगे वो क्या होंगे, नामित कर दिए जाएंगे। और कुछ सदस्य इसमें निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित वाले 3 साल के लिए और जो नामित वाले हैं वो ज़्यादा समय तक के लिए रहते हैं। 6 नंबर की जो है वो नगरीय क्षेत्र है। नगरीय क्षेत्र में क्या क्या है, ये वृहद सार्वजनिक उपक्रम द्वारा स्थापित किया जाता है। तो मतलब ये है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ बहुत बड़े उपक्रम यानी कि भेल हो गया, सेल हो गया, इस तरीके के जहाँ हैं, तो वहाँ क्या होता है उनका खुद का एक नगर डेवलप हो जाता है, क्योंकि वहाँ उनमें काम करने वाले लोग आसपास ही रहते हैं कॉलोनी में। तो कहा गया जो उद्योगों के निकट बनी आवासीय कॉलोनियों में रहने वाले कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करती। तो नगरीय क्षेत्र जो होते हैं ये किसी बड़े जो उद्योग होते हैं उसके आसपास डेवलप होते हैं और वहाँ के जो कर्मचारी जो कॉलोनी में रहते हैं उनको क्या है, सुविधा प्रदान करने के लिए कहा जाता है। यह उपक्रमों की नौकरशाही संरचना है। नौकरशाही संरचना मतलब ये कि जहाँ उपक्रम स्थापित होते हैं वहाँ एक तरीके की ये व्यवस्था डेवलप हो जाती है, इसीलिए इसको नौकरशाही संरचना कहा गया है। फिर अगला जो है 7 नंबर का, इसमें न्यास पत्तन, इसको पोर्ट ट्रस्ट बोलते हैं। तो यह बंदरगाह क्षेत्रों जैसे कि मुंबई, कांडला मुख्यतः 2 उद्देश्यों से गठित की जाती है। जो बंदरगाह क्षेत्र होते हैं इसका गठन जो वहीं पर किया जाता है और ये 2 उद्देश्यों के लिए गठित भी होती है। कौन कौन सी, तो बंदरगाहों की सुरक्षा या व्यवस्था, तो इससे क्या होता है कि बंदरगाहों की सुरक्षा और व्यवस्था भी हो जाती है। दूसरा है कि नागरिक सुविधा प्रदान करना, जो वहाँ रहने वाले नागरिक हैं, क्योंकि वहाँ भी तो जहाँ भी पोर्ट्स होगा तो वहाँ काम करने वाले कर्मचारी होंगे, आने वाले जहाज यात्री सारी सुविधाएं होंगी, तो वहाँ के लिए भी एक सिटी डेवलप हो जाती है। उसी को न्यास या पत्तन कहा गया, ठीक है। तो इसका गठन संसद के अधिनियम से होता है, मतलब संसद के अधिनियम द्वारा ये गठित की गई। इसमें निर्वाचित और गैर निर्वाचित दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं। जिस तरीके से हमने कैंटोनमेंट में देखा था उसी तरीके से इसमें जो होता है, जो न्यास पत्तन होता है, यहाँ भी निर्वाचित और गैर निर्वाचित दोनों तरीके के सदस्य होते हैं। फिर कहा गया जो 8वें नंबर की है यह है विशेष उद्देश्य हेतु जो अधिकरण गठित किए जाते हैं। इसमें कौन, राज्यों ने विशेष कार्यों के नियंत्रण हेतु विशेष प्रकार के अभिकरण गठित किए हैं। इन्हें एक उद्देश्य, व्यापक उद्देश्य या विशेष उद्देश्य के लिए गठित किया जाता है। मतलब है कि ये जो गठित होते हैं इनको एक उद्देशीय, बहुउद्देशीय या फिर विशेष उद्देशीय बनाया जा सकता है। जैसे कि नगरीय सुधार न्यास, आवासीय बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहरी यातायात बोर्ड, जो इस तरीके के बोर्ड होते हैं ये राज्य विधानमंडल गठित करते हैं और उनको चाहे तो विशेष उद्देश्य के लिए या एकल उद्देश्य के लिए बहुउद्देशीय बना सकते हैं। ये सांविधिक इकाई के रूप में राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं। कि जिस तरीके से देखो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो गया, ये तो क्या है, राज्य के अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं। यह स्थानीय नगर पालिका इकाइयों से अलग हैं। तो जो स्थानीय नगर पालिका इकाइयाँ हैं ये अलग हैं, क्योंकि इनका जो गवर्निंग सिस्टम होता है वो अलग तरीके से किया जाता है। तो हम देखते हैं भारत में 8 तरीके के जो नगरीय स्थानीय संस्थान थे वो थे। उनका प्रावधान किस तरीके से किया गया था, उनकी शक्तियाँ क्या है, उनका संवैधानिक जो प्रावधान है वो किस तरीके से, कौन कौन से इसमें प्रकार आते हैं। तो इस तरीके से हमने जो शहरी स्थानीय निकाय था उसको भी बहुत डिटेल से समझाया। अब अगले लेक्चर लेके हम आएंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।